छात्राओं, पिछले 2 वीडियो में हमने रीति काव्य की सामान्य प्रवृत्तियों पर चर्चा करते हुए रीति काव्य की कुछ मुख्य प्रवृत्तियों के बारे में बात की, जिनमें श्रृंगारिकता, नारी सौंदर्य चित्रण, सामंती अभिरुचि, आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति, अलंकारिकता और भक्ति एवं वैराग्य का मिश्रण के संबंध में हम चर्चा कर चुके हैं। इसी चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए हम रीति काव्य की कुछ अन्य प्रवृत्तियों के संबंध में बात करते हैं। अगली प्रवृत्ति के रूप में हम देखते हैं कि वीर भावना भी रीति काल की एक मुख्य प्रवृत्ति के रूप में सामने आती है। यूँ तो इस काल की कविता श्रृंगार रस प्रधान रही है, श्रृंगारिक काव्य लिखा गया है, लेकिन वीर रस की एक धारा भी हमें इस कविता में, इस काल की कविता में बहती दिखाई दे जाती है। कुछ कवियों ने जो श्रृंगार की धारा बह रही थी, उसके विपरीत वीर रस का काव्य भी लिखा है। यह अवश्य है कि वीर रस के कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की वीरता का बखान रीति काव्य की परंपरा को निभाते हुए ही किया है। यानी रीति तत्व तो उनमें मिलता है, रीति काव्य की परंपरा का निर्वाह वो करते हैं, लेकिन उनकी काव्य में जो भाव है वो श्रृंगार नहीं है। जो वर्णन किया गया है वो श्रृंगार का नहीं है, वह वीरता का है, अपने आश्रयदाता की वीरता की प्रशंसा का है, आश्रयदाता के वीरतापूर्वक किए गए कार्यों का उल्लेख है, आश्रयदाता द्वारा वीरतापूर्वक किए गए युद्धों का उल्लेख है, उनके संघर्ष का उल्लेख है। उस वर्णन की परिपाटी में रीति तत्व की परंपरा का निर्वाह भले ही मिलता हो, लेकिन वर्णन आश्रयदाता की वीरता का किया गया है। इन कवियों में भूषण और केसरी सिंह बारहट का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वैसे केशव की कविता में भी हमें वीर रस का उल्लेख मिल जाता है और पद्माकर ने भी वीर रस का काव्य लिखा है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें, इस धारा में भूषण का नाम लिया जाता है। भूषण जो कि छत्रपति शिवाजी के आश्रय में रह रहे थे और शिवाजी द्वारा और छत्रसाल द्वारा किए गए युद्धों का उन्होंने बहुत सजीव वर्णन किया है। हम सभी जानते हैं कि जिस समय पर मुगल शासन था, औरंगजेब की दमनकारी नीतियाँ चल रही थी, उस समय दक्षिण में शिवाजी निरंतर उनसे संघर्ष करते रहे। उस संघर्ष को भूषण ने बखूबी व्यक्त किया है। भूषण वैसे तो अनेक आश्रयदाताओं के पास रहे, लेकिन उनका मन शिवाजी और छत्रसाल की वीरता, देश प्रेम में ही अधिक रमा है, और इसलिए हम देखते हैं भूषण की कविता में भी वीरता और राष्ट्रीयता का, देश प्रेम का भाव कूट कूट कर भरा हुआ है। उन्होंने शिवाजी और छत्रसाल, जो दोनों उनके संरक्षक थे, उनके अन्याय दमन में तत्परता, हिंदू धर्म के संरक्षण का भाव, नायक की वीरता आदि का उन्होंने भरपूर वर्णन किया है। शिवराज भूषण, शिवा भवानी, छत्रसाल दशक आदि उनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, जिनमें वीरता का या वीर रस कूट कूट कर भरा हुआ है। तो हम देखते हैं कि जहाँ एक और श्रृंगार की रस धारा बह रही है, वहीं हमें वीर रस का अद्भुत काव्य भी इस युग में मिल जाता है, जिसमें तलवारों की टंकार गूंजती सी सुनाई पड़ती है। इसी परंपरा में केसरी सिंह बारहट जैसे राष्ट्रीय चेतना के कवि भी हुए, जिन्होंने, वो चारण थे, आश्रयदाताओं के प्रश्रय में रहकर भी, रहते हुए भी उन्होंने महाराणा प्रताप जैसे राष्ट्र प्रेमी, हिंदुत्व के रक्षक और अपनी आन बान पर मर मिटने वाले नायक का ओजपूर्ण चित्रण किया है। प्रताप चरित्र में कवि को वीर रस से परिपूर्ण रचनाएं इस बात की प्रतीक हैं कि कुछ कवि रीति काल में भी राष्ट्रवादी वीर रस की धारा को प्रवाहित कर जन जागरण का शंखनाद कर रहे थे। तो एक यह धारा भी इस काल की कविता में मिल जाती है। रीति काव्य की अगली प्रवृत्ति के रूप में हम देखते हैं प्रकृति चित्रण।
और प्रकृति चित्रण भी कैसा, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। तो उद्दीपन रूप क्या होता है, पहले थोड़ा सा इसको समझ लें तो आपको समझने में आसानी होगी। तो विद्यार्थियों, जब हम रस सिद्धांत की बात करते हैं और रस निष्पत्ति के सूत्र की बात करते हैं तो उसमें हम रस सूत्र में भरत मुनि ने कहा विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। तो उसमें विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो उसमें विभाव क्या है, आलंबन, उद्दीपन और आश्रय। मैंने उद्दीपन के संदर्भ में यह बात इसलिए की कि उद्दीपन आखिर आया कहाँ से, है क्या उद्दीपन, इसको जानना आवश्यक है। तो आलंबन, उद्दीपन और आश्रय, इसकी वो बात करते हैं। तो आश्रय वह जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है, आलंबन वह जिसे देखकर आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होता है, और उद्दीपन जो उस समय का आसपास का वातावरण जो उस भाव को उद्दीप्त करता है, उस भाव को और बढ़ाता है, वो उद्दीपन है। हम वापस रीति काव्य परंपरा पर आते हैं। आपको उद्दीपन का मतलब समझ में आ गया होगा। तो जब रीति काव्य की प्रवृत्ति के रूप में हम प्रकृति चित्रण को देखते हैं और प्रकृति चित्रण में भी हम बात करते हैं कि प्रकृति का चित्रण उद्दीपन रूप में हुआ है, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि रीति काव्य मुख्यतः श्रृंगार का काव्य था और इस काल की कविता में प्रकृति का चित्रण हमें मिलता है, प्रकृति वर्णन मिलते हैं, लेकिन स्वतंत्र प्रकृति चित्र नहीं मिलते, बल्कि वो प्रकृति आई है तो उस नायक या नायिका आश्रय जो हैं, उनके मन के जो श्रृंगार के भाव हैं, उनको उद्दीप्त करने वाली बनकर आई है, उद्दीपन रूप में आई है कि जो श्रृंगार वर्णन है उसमें किस प्रकार से आसपास की प्रकृति है वह उस भाव को और बढ़ाती है। और ऐसे में श्रृंगार के संयोग वर्णन में जहाँ प्रकृति सुखदायी प्रतीत होती है, उस संयोग सुख को और बढ़ाने वाली होती है, वहीं यह कवि जब विरह वर्णन करते हैं, श्रृंगार के दो पक्ष हैं, संयोग और वियोग, तो जब वियोग का वर्णन करते हैं तो वही प्रकृति दुखदायी बन जाती है। उस समय पर भी प्रकृति मन के उस विरह भाव को और बढ़ाने वाली होती है, उद्दीपक होती है। इस रूप में इन कवियों ने प्रकृति का चित्रण उद्दीपन रूप में ही किया है। इसमें हम देखते हैं कि प्रकृति जो स्वतंत्र चेतन सत्ता प्रकृति की अपनी है, जिसका भरपूर वर्णन हमें आगे चल कर के छायावादी काव्य में मिलता है आधुनिक काल में। यहाँ पर उस चेतन सत्ता के रूप में प्रकृति का आभास हमें रीति काव्य में नहीं होता, बल्कि श्रृंगार रस के उद्दीपन रूप में ही हमें प्रकृति का चित्रण अधिक मिलता है। हालांकि इन कवियों ने भी 12 मासा षड्ऋतु वर्णन आदि किया है, लेकिन फिर भी उनमें भी प्रकृति उद्दीपन रूप में ही आई है, जो संयोगावस्था में सुखदायी है, उस संयोग सुख को और बढ़ा देती है, तो वहीं वियोगावस्था में वह प्रकृति दुखदायी प्रतीत होने लगती है। अगली प्रवृत्ति के रूप में हम लेते हैं आश्रयदाता की प्रशंसा। हम पहले भी इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि यह पूरा काव्य दरबारी काव्य था। कवि राज्याश्रय में रह रहे थे और आश्रयदाता की इच्छानुसार, उसकी प्रवृत्ति के अनुसार, उनकी वृत्तियों के अनुसार, उनकी कामनाओं के अनुसार काव्य रचना करने का कार्य कर रहे थे। और ऐसी स्थिति में अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए इन कवियों ने आश्रयदाता की प्रशंसा में भी काव्य रचना की है। एक और जहाँ आश्रयदाता की जो मनोवृत्तियाँ हैं, उसकी जो अभिरुचियाँ हैं, उनके अनुरूप काव्य रचना करना, और इसके साथ ही आश्रयदाता की प्रशंसा करके उनकी प्रशंसा के द्वारा भी अधिक से अधिक पुरस्कार प्राप्त करना इन कवियों का उद्देश्य बन गया था। और ऐसे में राज्याश्रय में काव्य रचना करते हुए
इन कवियों ने जितना हो सकता था अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा की है और वो प्रशंसा बहुत कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण हो गई है और उस अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा के द्वारा इन्हें राजकीय सम्मान और वैभव प्राप्त होता रहा है। और ऐसे में आश्रयदाताओं के नाम पर काव्य ग्रंथ का नामकरण भी इन कवियों ने किया, कुछ कवियों ने, और उनसे धन और यश दोनों ही इन कवियों ने प्राप्त किए हैं। आज इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए हम कुछ और प्रवृत्तियों के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।